हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कस्टम आईएएस। इस लेक्चर में हम जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे पार्ट 2 है, जिसमें हम सिटीजनशिप के बारे में आर्टिकल दिए हैं, आर्टिकल नंबर 5 टू 11, उसको आज हम देखेंगे और समझेंगे कि भाई सिटीजनशिप के बारे में जो आर्टिकल दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे आर्टिकल नंबर 5। देखते हैं आर्टिकल नंबर 5 क्या बोलता है। सिटीजनशिप एट द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा 26 जनवरी 1950 को कमेंस हुआ था। ठीक है, एट द कमेंसमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पर्सन हु हैज हिज डोमिसाइल, ठीक है, इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो डोमिसाइल है वो तो सिटीजन अपने आप बन जाएगा। उसके अलावा एंड क्या होगा, जिसका बॉर्न इंडियन टेरिटरी में हुआ है, जिसके पेरेंट का बॉर्न इंडियन टेरिटरी में हुआ है, एंड who has been ordinarily resident in the territory of India for not less than 5 years immediately preceding such commencement। ठीक है, तो जो 5 साल से रेसिडेंट है हमारे इंडियन टेरिटरी में उसको भी मिल जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 6। आर्टिकल नंबर 6 में क्या है, राइट ऑफ सिटीजन ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड टू इंडिया फ्रॉम पाकिस्तान। ठीक है, तो पहले पूरा अनडिवाइडेड था। जब हमारा पार्टीशन हुआ तो जो पाकिस्तान में हमारे इंडियन भाई थे वो जो वापस आए इंडिया में, तो उनके लिए है। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे क्या दिया गया है, पर्सन हु हैज माइग्रेटेड टू टेरिटरी ऑफ इंडिया फ्रॉम द टेरिटरी ऑफ नाउ इंक्लूडेड पाकिस्तान, मतलब जो अनडिवाइडेड इंडिया था वही हुआ ना, shall be deemed to be citizens of India at the commencement of the constitution if, ठीक है, his हिज बॉर्न, हिज ही और सी मतलब उसका जन्म हुआ होना चाहिए, उनके माता पिता का जन्म हुआ होना चाहिए, या फिर उनके दादा दादी का जो इंडिया है, मतलब डिफाइंड इन द कॉमन्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया में उनका अगर बॉर्न हुआ है तो उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या है, इन केस वेयर सच पर्सन्स हैज सो माइग्रेटेड बिफोर द 19th डे ऑफ जुलाई 1948, he has been ordinarily resident in the territory of India since the date of his migration। ठीक है, माइग्रेशन का जब वो गया था तब तक अगर वो इंडिया का ऑर्डिनरी रेसिडेंट था तब भी उसको मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो मतलब 19 जुलाई 1948 के बाद गए हैं और फिर वापस आए हैं, तो उन लोगों को क्या करना पड़ेगा, रजिस्टर करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया ऑन एन एप्लीकेशन मेड बाय हिम देयरफॉर टू सच ऑफिसर। ठीक है, जो ऑफिसर है वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट ने उसको प्रिस्क्राइब किया है उस तरीके से। ऑलराइट, provided that provided that no person shall be registered unless he has been resident in the territory of India for at least 6 months immediately preceding the date of his application। ठीक है, तो उसको कम से कम 6 महीने के लिए जो हमारा रेसिडेंट है वो रहना पड़ेगा, तभी वो अप्लाई कर सकता है। अब हम देखते हैं आर्टिकल नंबर 7, इसमें दिया है राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान। ठीक है, तो अनडिवाइडेड इंडिया से वो पाकिस्तान में गए, लेकिन वहाँ पे उनको कुछ जमा नहीं, उसके बाद वो वापस इंडिया में आ गए। तो जो इंडिया से पाकिस्तान गए हैं उनको यहाँ पे दिया है, देखिए, notwithstanding anything in Article 5 and 6, a person who has, after the first day of March 1947, migrated from the territory of India to the territory of now Pakistan, not deemed to be citizen। ठीक है, तो जो ये गए हैं इनको नहीं मिलेगा। अब कुछ लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान से वापस इंडिया आ गए, तो उन लोगों को कैसे मिलेगा, उन लोगों को वापस कैसे मिलेगा, देखिए, प्रोवाइडेड दैट नॉटविथस्टैंडिंग दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू द पर्सन हु आफ्टर हैविंग migrated to the territory now included in Pakistan has returned to the territory of India under, ठीक है, अब उनको कैसे मिलेगा, अंडर परमिट फॉर रीसेटलमेंट और परमानेंट रिटर्न issued under the authority of any law, every such person shall for the purpose of clause B। ठीक है, तो मतलब वो भी रजिस्ट्रेशन करवा के ही बाद में रह सकता है। ठीक है, अब जो आर्टिकल नंबर 8 है, आर्टिकल नंबर 8 को हम समझेंगे, राइट्स ऑफ सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन इन इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया। अब कोई जैसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ उस टाइम पे कोई लंदन में पढ़ रहा है, ठीक है, या कोई साउथ अफ्रीका में जॉब कर रहा है,
तो उन लोगों के लिए क्या होगा, अगर उनको इंडियन सिटीजनशिप रहना है तो उनको जो लंदन और साउथ अफ्रीका में हमारा जो देखिए डिप्लोमेटिक कंसुलर रिप्रेजेंटेटिव है उसके पास जाके रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ठीक है, एप्लीकेशन मेड बाय हिम therefore to such diplomatic or consular representative whether before or after the commencement of the constitution in the form and manner prescribed by the गवर्नमेंट ऑफ डोमिनियन ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, बाद में या पहले भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गए किस किस को सिटीजनशिप मिलेगी। अब किसकी सिटीजनशिप चली जाएगी वो देखते हैं। तो आर्टिकल नंबर जो 9 है हमारा, पर्सन्स वॉलंटरीली अक्वायरिंग सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट नॉट टू बी सिटीजन। ठीक है, अब कोई यूके की या साउथ अफ्रीका की या यूएसए की सिटीजनशिप अगर लेता है तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल कर दी जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारे यहाँ पे डुअल सिटीजनशिप का रूल नहीं है। अब जो हमारा आर्टिकल नंबर 10 है, तो देखिए आपको अगर सिटीजनशिप मिल गई तो बाद में आपके बच्चों को मिलेगी, आपके बच्चों के बच्चों को मिलेगी। तो इसलिए जो कॉन्टिन्यूएंस ऑफ राइट्स ऑफ सिटीजनशिप है उसको आर्टिकल नंबर 10 में दिया गया है। एवरी पर्सन हु इज और डीम टू बी सिटीजन ऑफ इंडिया अंडर एनी ऑफ द foregoing provisions of this part shall subject to the provision of any law that may be made by the parliament कंटिन्यू टू बी सच सिटीजन। ठीक है, तो मेड बाय पार्लियामेंट का जो लॉ होगा उसमें होगा। उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 11। ये आर्टिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर जो सारे सिटीजनशिप से रिलेटेड पावर है वो पार्लियामेंट को दिए गए। देखिए, पार्लियामेंट टू रेगुलेट द राइट्स ऑफ सिटीजनशिप बाय लॉ। ठीक है, बाय लॉ कौन सा लॉ बनाया है उन्होंने, सिटीजनशिप एक्ट 1955। ठीक है, इससे वो गवर्न करते हैं जो सिटीजनशिप से रिलेटेड इश्यूज है, किसको सिटीजनशिप देना है और किससे सिटीजनशिप वापस लेना है। ठीक है, नथिंग इन द फॉरगोइंग प्रोविजन ऑफ दिस पार्ट शैल derogate from the power of parliament to make any provision with respect to acquisition and termination of citizenship and all other matter related to citizenship। ठीक है, तो acquisition, termination और उससे रिलेटेड कोई भी इश्यूज है उसको यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझा सब कुछ कि भाई किस तरीके से कितने आर्टिकल है। आर्टिकल नंबर 5 से लेकर आर्टिकल नंबर 11 तक है। आर्टिकल नंबर 5 में अगर आप डोमिसाइल करते हैं इंडिया में बॉर्न हुआ है, आपके पेरेंट का बॉर्न हुआ है या आप पिछले 5 सालों से रेसिडेंट है तो आपको मिल जाएगी। ठीक है, आप पाकिस्तान से वापस आए हैं। ठीक है, तो अगर आप जो क्या बोलते हैं जो आपके पेरेंट्स हैं वो उनका बॉर्न इंडिया में हुआ था, ये अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था, उनके पेरेंट्स का अनडिवाइडेड इंडिया में हुआ था तो आपको मिल सकती है। ठीक है, सिटीजनशिप। उसके अलावा देखिए जो 19 जुलाई है 1948 उससे पहले आप ऑर्डिनरी रेसिडेंट हैं तो अभी मिल सकती है। उसके अलावा आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। ठीक है, फिर जो पाकिस्तान चले गए हैं उनको नहीं मिलेगी, चले गए उसके बाद फिर वापस आए हैं तो उनको भी रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा परमानेंट रीसेटलमेंट के तहत। फिर आर्टिकल नंबर 8 है कि जो कोई बाहर रह रहा है तो उसको कैसे मिलेगी, उसको जो वहाँ पे डिप्लोमेटिक कंसुलर वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा। आर्टिकल 9 है कोई वॉलंटरीली गिव अप करता है अपनी सिटीजनशिप दूसरी कंट्री की सिटीजनशिप के लिए तो उसकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी। फिर आर्टिकल 10 में जो सिटीजनशिप में हमको राइट्स मिलते हैं वो उसका कॉन्टिन्यूएंस होगा। फिर आर्टिकल 11 में पार्लियामेंट को सारे पावर दिए गए हैं और वो एक्ट बना सकती है जिससे वो उसका एक्विजिशन, टर्मिनेशन और ऑल अदर मैटर्स को गवर्न करेगी। ठीक है, तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।